ये देखिए डियर स्टूडेंट, रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, तीन बेसिक क्राइटेरिया है जिसपे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इवैल्यूएट करते हैं। ये विस्टा का अपना कंसेप्ट है, ये याद रखिए। ठीक, आप लोग कोई और क्राइटेरिया लेके आ सकते हैं, लेकिन वो इस तरह हो कि रिसर्च बेस पे हो। आप फॉर एग्जाम्पल जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रिसर्च करें, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ग्रामर देखे, उसका कंपाइलर देखे, कंपाइलर किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो तब आप बता सकते हैं कि देयर आर सम अदर क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक, ये वैसे कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता। ये तीन जो है ना इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी और रिलायबिलिटी। लेफ्ट साइड पे आप लोग देखें, आई थिंक सो 9 किस्म के इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसपे हम इन तीनों क्राइटेरिया के बेस पे किसी भी लैंग्वेज को हम इवैल्यूएट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरा ऑब्जर्व करें, सिंपलिसिटी, ऑर्थोगोनैलिटी, डेटा टाइप और साइंटिस्ट डिजाइन, इस पे हम बात कर चुके थे। और ये याद रखिए, ये जो ऊपर 4 करेक्टरिस्टिक्स है, ये तीनों क्राइटेरिया में आप किसी लैंग्वेज को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इन ही करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे तीनों क्राइटेरिया में किसी भी लैंग्वेज को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए, सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन, सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन। मुझे ज़रा ये बताए, आप लोग कुछ ना कुछ आई थिंक सो आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? सर मेन आइडिया जो होता है, मेन हम उसकी जो बात होती है, मेन हेडिंग, हाँ उसे हम हाँ, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब समरी टैब से हम निकाल के उसका मेन एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं, मेन हाँ, उसका जो है कंसेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा और प्रोग्राम जो एब्स्ट्रैक्शन है, इसका क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और जो एब्स्ट्रैक्ट जो मेंबर फंक्शन है, ये क्या, फॉर एग्जांपल इससे हम क्या अखज़ करते हैं? प्रोग्राम डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम हर वक्त इनकाउंटर करते रहते हैं। ठीक, इसके बारे में काइंडली जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपका बेहतर आई थिंक सो ग्रिप है, वहां पे ये कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ स्लाइड कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। ये अमूमन ये जो ऑब्जेक्ट बेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें हम इस चीज को एनकाउंटर करते हैं। देखिए, क्लास इज वर्चुअल, student or subject are classes. Okay, object is, I think so we can say physical, like for example Abdullah or Zahid or Roman, they are objects of a class student. Okay, theory of programming language is an object of class what subjects, समझा ना? तो फिर जो है ना, यस सर। जो क्लासेस है, जाहिर बात है क्लास का अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट होंगे? स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का आईडी होगा। लेट से आसान अंदाज में हम इसको लेते हैं, तो एट्रीब्यूट्स ये क्या है? इसके एट्रीब्यूट्स है। इसको जब हम कोडिंग करते हैं, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? डेटा मेंबर्स। ओके, क्या कहते हैं? डेटा मेंबर्स। और यही जो डेटा मेंबर्स है, ये मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के होते हैं। ओके, देयर आर सेवरल डेटा टाइप्स इन ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। समझा रहा है? तो बात है एब्स्ट्रैक्शन से शुरू हुई थी। एब्स्ट्रैक्शन में मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आप लोगों को बताया, मैंने आपको क्लास का बताया
कि क्लास इज वर्चुअल, और क्लास के एग्जांपल में अभी बता रहा हूँ। फिर मैंने आप लोगों को कहा कि क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स को डेटा मेंबर भी कहते हैं। डेटा मेंबर्स डेटा टाइप्स तो होते हैं ना डेटा मेंबर्स के अपने। ओके, अच्छा, क्लास का अपना एक बिहेवियर होता है। क्लास क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा, सब्जेक्ट या कोर्स क्या करेगा, ठीक। तो स्टूडेंट क्या करेगा, बिहेवियर। ये जो बिहेवियर है ये हम टेक्निकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, थ्रू मेंबर फंक्शंस। क्या, थ्रू मेंबर फंक्शंस। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का मेंबर फंक्शन क्या हो सकता है, आप लोग क्यों आते हैं, स्टडी करते हैं ना, लर्निंग और स्टडी, ये आप लोगों की क्या है, मेंबर फंक्शन है, बिहेवियर है आप लोगों का। समझ आ रहा है। फिर ये जो फॉर एग्जांपल जो प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस है, ये जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक अहम आई थिंक सो टॉपिक है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में अगर आप लोग आ जाए और स्पेसिफिकली एब्स्ट्रैक्शंस पे, तो इसमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस इनकी एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। क्लियर। और फिर इसमें यस सर। काफी सारे चीजें आ जाती है कि जी ये ग्लोबल है, ये लोकल है, इसका स्कोप से रिलेवेंट, फिर कास्टिंग आ जाती है। समझ आ रहा है ना। तो ये जो है ना रीडेबिलिटी से रिलेवेंट नहीं है ये चीज। ये रीडेबिलिटी क्राइटेरिया पे आप एब्स्ट्रैक्शन को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। ये राइटेबिलिटी और रिलायबिलिटी बेस पे है। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें एब्स्ट्रैक्शन सपोर्ट हो तो वो बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है और वो ज़्यादा देर तक चलती रहती है। मिसाल के तौर पर अभी भी सी और सी प्लस प्लस को लोग इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये 1970s और 80s के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो वो इन्हीं खूबियों की बिना पे करते हैं। समझा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, एक्सप्रेसिविटी। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज। समझा रहा है ना, कि उसमें एक चीज आप कितने तरीकों से और या किसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने की क्या तरीके हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइटिंग बेस पे कितनी स्ट्रांग है और कितनी रिलायबल है, ठीक। समझा ना, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं और इस बेस पे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइटेबिलिटी को भी कर सकते हैं, रिलायबिलिटी को भी कर सकते हैं। ओके, टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग का रिलायबिलिटी के साथ ही ताल्लुक है, इसका रीडेबिलिटी और राइटेबिलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, टाइप चेकिंग मींस, अभी आप लोग पाइथन को ले लें, समझा रहा है। आप लोग सी प्लस प्लस का पूरा कंसेप्ट भी जुदा है। मैं आप लोगों को इधर फॉर एग्जांपल ये जो ब्राउज़र है इस पर मैं लेके आता हूँ। हो सकता है ये स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो भी या नहीं। मल्टीपल पार्टिसिपेंट, ओके, मैं ज़रा फिर से शेयर कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अगर मुमकिन हुआ वो कंपाइलर में आपको दिखाता हूँ। ओके, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कंपाइलर। ये तो जूम मीटिंग है, सॉरी। शेयर ऑल विंडोज। ओके, शेयर ऑल विंडोज इस पे मैं आप लोग मुझे ज़रा रिस्पॉन्ड करें कि ये जो स्क्रीन है अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है।
हेलो, ये देखिए Yes, sir. जुपिटर, Yes, sir. जुपिटर Yes, sir. लोकल Jupyter on. होस्ट। हाँ, Yes, sir. yes, yes, sir. ये डेटा साइंस में हम इस्तेमाल करते हैं। एक इस Yes, किस्म sir. का इंटरफेस है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ठीक, ये देखिए पाइथन का सिंबल इधर क्लियरली नजर आ रहा है, जुपिटर। और ये देखिए ये लाइन बाय लाइन इसमें कोडिंग प्रोसीजर है। क्लियर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई एंट वगैरह हम नहीं लिखते कि INT या फ्लोट वगैरह। मैंने ए लिखा और उसको आप जो भी फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 दिया, ये इसका डेटा टाइप बन जाता है। ठीक, इसको आप लोग रन करें। फॉर एग्जाम्पल बी में दे देता हूँ, बी को मैं 4.5 दे देता हूँ लेट से। इसको भी रन करें। फिर ए प्लस बी, और इसको आप लोग असाइन करें सी को। देखिए कोई एरर इस तरह नजर नहीं आ रहा। मैंने ना INT लिखा, मैंने ना फ्लोट लिखा, डायरेक्टली वैल्यू दी मैंने। ये पाइथन का अपना तरीकाकार है ना। तो इसमें आपको मैं टाइप चेकिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये टाइप चेकिंग क्या है। अभी मैं सी इधर लिख लेता हूँ, सिर्फ लिख लेता हूँ। देखिए जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसमें सी आउट और पूरा मेन फंक्शन वगैरह हम लिखते हैं C++, और इसमें मैंने सिर्फ सी लिखा। इसको मैं रन कर देता हूँ, ये देखिए जवाब आ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप इसका अपना फंक्शन है, समझा रहा है। इसमें मैं ए लिख रहा हूँ, इंटीजर, इट्स ओके। अभी मैं इधर टाइप लिख रहा हूँ, या इधर ही लिख लेते हैं अगर इधर मुमकिन हुआ तो। फ्लोट हो गया जी, बी क्या है, फ्लोट है। इसको क्या कहते हैं, टाइप चेकिंग। और सी को देखते हैं कि सी क्या है। सी ए और बी का उसको हमने ऐड किया है ना जनाब। सी भी फ्लोट है, क्योंकि जो आंसर है जो सी को जो असाइन हुआ वो फ्रैक्शन नंबर में है। समझ आ रहा है। तो अभी आप लोग खुद अंदाजा लगाए कि इसका रीडेबिलिटी या राइटेबिलिटी से कोई इस तरह ताल्लुक है टाइप चेकिंग का। देखिए डेटा टाइप का है, ए और बी और सी तीनों के डेटा टाइप जो हमने उसको असाइन किया वही डेटा टाइप इसने लिया। अभी इनका टाइप हमें रिट्रीव हो रहा है कि फ्लोट है या इंटीजर। तो इसका ताल्लुक रिलायबिलिटी से है। क्लियर, समझा रहे हैं। Yes, sir. हाँ, जहां तक मुमकिन हो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज पे ले आऊंगा। ओके, इसके बाद एक्सेप्शनल हैंडलिंग है। दोस्तों आप लोगों ने प्रोग्रामिंग किसी लैंग्वेजेस में की होगी मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पे इस किस्म का सनारियो आ जाता है कि एक फंक्शन या एक क्लास हम लिख लेते हैं। ओके, उसके ऑब्जेक्ट वगैरह हम फॉर एग्जाम्पल डिफाइन कर लेते हैं। तो एक हमारे साथ एक सोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड होता है, एक एल्गोरिथम हम मिसाल के तौर पर लिख लेते हैं कि जी ये सोल्यूशन हमारे साथ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी A+B मैंने किया ना, ठीक, और उसको असाइन किया सी को। ठीक, तो सोल्यूशन ये हो फॉर एग्जांपल कि ये जो है ना फ्लोट में हो, या मिसाल के तौर पर हम इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए कि ये जी होल नंबर में हो, इंटीजर में हो। ठीक, एक ये है। अगर ये ना हुआ, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है बेसिकली, एक्सेप्शन को हैंडल करना सादा अल्फाज में कि अगर जो हमारा जो डिजायर्ड जो फॉर एग्जांपल आउटपुट है वो ना हो तो फिर क्या हो। समझा रहा है। उसके लिए मुतबादिल प्लान जिसको हम कहते हैं ना आम जिंदगी में, मिसाल के तौर पर अभी हम पेंडेमिक में फॉर एग्जांपल इंटर सिटी जा रहे हैं, किसी दूसरे सिटी में फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग दिमाग में करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रांसपोर्ट ना हो, या मेरी कार खराब हो, या मोटरसाइकिल के साथ इस तरह मसला हो, तो मैं फिर क्या करूँगा, किस तरह जाऊँगा। बाजारें बंद है, फॉर एग्जांपल अफ्तारी के लिए सामान लेके आना है, उधर जाना है, अगर वो ना हो तो फिर क्या करूँगा। ये करते हैं ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम थ्रू कोडिंग ये एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह ना हुआ तो फिर क्या करेंगे। ठीक, याद रहेगा। नीचे देखिए ये जो जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है इसकी एक इंडिविजुअल इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं।
मैंने अपने अंदाज में समझाया, आप लोग को एग्जाम्पल भी काइंडली जरा विजिट करें। लास्ट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एलियासिंग, मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला है, इसको हम अब्दू कहते हैं। जाहिर शाह है, इसको हम जाहिर कहते हैं मिसाल के तौर पर शार्टी, या जीक कहते हैं मिसाल के तौर पर। तो जीक या अब्दू क्या है, सॉरी फॉर देट, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एलियस है, समझा रहे हैं ना। ये डेटाबेसिस में भी हम यस इस्तेमाल सर। करते हैं स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ, ये इस कोर्स में मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपाइलर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को डेटा सेट एक्सट्रैक्शंस का तरीका बताऊंगा, और रिसर्च पेपर जिस तरह मैंने अभी एक और वीडियो रिकॉर्ड की वो रिसर्च पेपर से रिलेवेंट है। और मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाते हैं। आप लोगों ने किसी को ये नहीं बताना कि हमें कंसेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक है ना, ये हमारी सबकी वो तरह बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जल्दी जल्दी कवर करें। अगर अंडर ग्रेजुएशन में आप लोगों ने नहीं पढ़ी, तो इसको अगर आप लोग एमएस करना चाहते हैं सही तरीके से और आगे जाना चाहते हैं, तो वो तो आपने जिस तरह भी फॉर एग्जाम्पल बीएस किया होगा उसका हमें जो हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक, जो हमारे स्टूडेंट हैं उसका सर तो हमें यस पता सर। है, कमज़ोर है थोड़े से बेचारे। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को आप लोगों ने कवर करना है। ये देखिए, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ाऊँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ यस कि सर। आप लोगों को अपडेट करूँ हर तरफ से, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने कवर करने हैं, ठीक। नीचे में आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एक एक करेक्टरिस्टिक्स है, इसका इधर ये डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है, ठीक। ये देखिए सिंप्लिसिटी है, इसमें काफ़ी सारा डिस्कशन उन्होंने किया है, ठीक। और इसमें आप लोगों ने जो फॉर एग्जांपल जो आपके फ़ायदे का है या जो आप कवर कर सकते हैं, वो आप लोगों ने अपने लिए हाईलाइट करना है। इसको इस तरह करें, सिंप्लिसिटी, डिफिकल्टी टू लर्न देन वन सिंपल नंबर, ठीक, ठीक, यहाँ तक बस करें या यहाँ तक करें, फॉर एग्जांपल ये एनफ है। एक दूसरा जो फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी का एक और फॉर एग्जांपल दूसरे पैराग्राफ में एक सेंटेंस वगैरह वो भी आपने लिए हाईलाइट करें। आफ्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर मल्टीप्लेक्सिटी, मोर देन वन वे टू accomplish a particular ऑपरेशन, ठीक। ये जो है ना आप इसको हाईलाइट करें, एग्जाम्पल हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, जो काउंट प्लस प्लस है ये पाइथन में अवेलेबल नहीं है, ये जो है ना सी प्लस प्लस वगैरह में अवेलेबल है। ये जो प्लस प्लस आगे लिखा है या प्लस प्लस बाद में, ये पाइथन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको भी आप लोग हाईलाइट करें अपने लिए, नीचे आ जाए, बाकी जो डिटेल है उसको अभी छोड़ दें। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या है, मीन दैट अ रिलेटिवली स्मॉल सेट ऑफ primitive construct can be combined in a relatively small number of ways to build the control and data structure of a language, okay। यानी ऑर्थोगोनैलिटी का सिंपल मतलब ये है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स अपीयरेंस इन अ प्रोग्राम, ठीक। नहीं, इसको सेलेक्ट करें, वो थोड़ा सा यस लंबा सर। सेंटेंसेस है, अपने लिए इसको सिंपल करें। सादा अल्फाज में मैं आपको बता दूं, अर्थोगोनल का लफ्जी मतलब ये है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर जगह फिट हो, ठीक। फ्रॉम मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ अर्थोगोनल वेक्टर्स, ये देखिए नीचे लिखा भी है जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। यानी इसकी मुख्तलिफ साइमेट्री हो, हर जगह आप इसको फिट कर सकते हैं, इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस तरह सी है, सी प्लस प्लस है, अभी पाइथन है, हर जगह फिट है, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फॉर एग्जांपल एरिया में आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी अपने लिए हाईलाइट करें, ठीक, कि अर्थोगोनैलिटी आपको आसान अल्फाज में समझ आ जाए। ये इधर एग्जांपल दिए हैं, ये अभी फॉर एग्जांपल आपके अप्रोच से बाहर है तो नो प्रॉब्लम। ये वेक्स के एग्जांपल है, वेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए ये किसी के बस की बात नहीं है, ठीक। सिर्फ हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपेरेटिव इस तरह एनालिसिस है या एनाटॉमी, उस पे हम बात करेंगे, ठीक। आगे है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब क्या है कि जो फॉर एग्जांपल नंबर्स है या करेक्टर्स हैं, ठीक, इसका इससे वास्ता है। नंबर सिस्टम किसने निकाला है ओरिजिनली, फिर होल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर, और फिर जो करेक्टर्स है वो वाकई करेक्टर है या वो कुछ कोड्स वगैरह जिसको हम स्ट्रिंग वगैरह बोलते हैं वो है। फिर स्ट्रिंग की मीनिंग क्या है, हर एक प्रोग्राम में जो स्ट्रिंग है और इसकी प्रोसेसिंग वो जुदा जुदा है, ठीक। For defining data type and data structure is the language is another significant aid to readability. इसका readability के साथ ताल्लुक ज्यादा है, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर न्यूमेरिक हो is used for an indicator flag because there is no boolean। ये वैसे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल को आप लोग ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। आप यहाँ तक आ जाए अगर वो आपको समझ ना आए, ठीक है ना। We might have an assignment such as the following। लेकिन अगर आपको समझ आया तो बेहतर एग्जांपल है, ठीक है ना। is used for an indicator flag because there is no boolean type in this language in the language। boolean type पाइथन में है, boolean type अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, ठीक। तो ये कह रहा है कि आप लोग टाइम आउट, ठीक, इसके लिए वन लिखे या ट्रू लिखे। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बूलियन वो फॉर एग्जांपल डेटा टाइप ना हो तो उसको आपने किस तरह हैंडल करना है, ठीक। आगे यानी आप एक्सप्लिसिटली लिखेंगे ना कि टाइम आउट, मिसाल के तौर पर बूलियन टाइम आउट नहीं है, फंक्शनलिटी नहीं है, तो फिर इसको हम इस तरह डिक्लेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर टाइम आउट इज इक्वल टू 1, ठीक। और पाइथन में आप ट्रू एंड फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर आप 1 लिखे तो किसी को पता नहीं चलेगा, वैसे कहेंगे कि यार ये तो प्रोग्रामिंग कर रहा है और क्लास में वैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 1 से या 0 से, क्लियर। अगर आप ट्रू लिखेंगे तो इसका आपको क्लियर अंदाजा हो जाएगा। और डेटा टाइप कितने किस्म के होते हैं, नंबर, नंबर में भी होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है ना, ये जिससे हम वाकिफ है। और करेक्टर्स है, करेक्टर्स में स्ट्रिंग्स है और करेक्टर बाय इटसेल्फ, ये जनरली इसकी नोयत तब्दील होती रहती है। बूलियन है, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह, ये जो है ना डेटा टाइप से जनरली। साइंटिक्स का क्या सूरत हाल है, किस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम किस तरह लिखते हैं, ठीक। स्पेशल वर्ड्स क्या है, मिसाल के तौर पर वाइल है, डू वाइल है, फार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। ये जो है ना साइंटिक्स में आ जाते हैं कि एक लैंग्वेज को हम किस तरह किस शक्ल में लिखते हैं, जो अपरेंट राइटिंग है, ये साइंटिक्स के ज़मरे में आ जाता है। ये रीडेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। स्पेशल वर्ड्स, अभी देखिए ना साइंटिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। स्पेशल वर्ड्स मिसाल के तौर पर वाइल, फार, और ये जो है ना ये चीज़ें मेन है मिसाल के तौर पर सी प्लस प्लस में। ये जो है ना आप इसको हाईलाइट करें अपने लिए ताकि आपको पता हो। अभी ये दूसरा डिटेल जो है ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ना इधर आ जाए, फॉर्म इन मीनिंग, ठीक, ये भी साइंटिफिक के साथ रिलेवेंट है। डिजाइनिंग स्टेटमेंट सो दैट देयर अपीयरेंस एट लीस्ट पार्टिकुलरली पार्शियली इंडिकेट देयर पर्पस एज एन ऑब्वियस एड टू रीडेबिलिटी। मिसाल के तौर पर आप स्टैटिक लिखे, ओके, आप जो है ना फॉर एग्जांपल कोई और इस तरह मिसाल के तौर पर वाइड लिखिए, आगे वाइड लिखिए, मेन फंक्शन के आगे वाइड लिखिए, स्टैटिक लिखिए, स्टैटिक जो वेरिएबल्स है, ठीक। ये जो है ना ये भी रीडेबिलिटी या सिंटैक्स से रिलेवेंट है। आगे आ जाए, एक ये स्टैटिक वाला एग्जांपल भी आपके साथ होगा तक काफी है, ठीक। आगे आ जाए, ये तो था आई थिंक सो रीडेबिलिटी से रिलेवेंट। और उसके साथ जो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट 4 करेक्टरिस्टिक्स है उसका जिक्र, डेटा टाइप, सिंटैक्स, और ऊपर जो 2 थे वो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ।
में हाँ, ये जो है ना राइटेबिलिटी से ऊपर फॉर्म एंड मीनिंग, ये वही लोकेशन है हमारा। ऑर्थोगोनैलिटी है और सिंप्लिसिटी, डेटा टाइप और सिंटैक्स, इनका ताल्लुक क्या है, किससे है? इनका ताल्लुक किससे है? रीडेबिलिटी से है। ठीक, याद रहेगा ना, राइटेबिलिटी से बाकी जो फॉर एग्जांपल जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स है उनका ताल्लुक किससे है? राइटेबिलिटी से है। क्लियर? ये देखिए इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी। सिंप्लिसिटी, ऑर्थोगोनैलिटी, उस पे भी मैंने आप लोगों के साथ बात की कि ऑर्थोगोनल सिंपल क्या होनी चाहिए कि जो यूज़र है जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है ना उनको आसान अल्फाज में समझ आना चाहिए, ह्यूमन लैंग्वेज के साथ करीब हो। मिसाल के तौर पर पाइथन के अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूं कि जो नॉन कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो इंतहाई कंफर्टेबली पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी मैंने एक पाइथन का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने खोला, कुछ डाटा टाइप मैंने डिक्लेयर किए, तो ये जो है ना ये सिंप्लिसिटी इसको कहते हैं कि आसानी से समझ आ जाए, कोई इस तरह डिफिकल्ट चीज़ उनको सामने ना आए। ठीक, दूसरे जो है ना ऑर्थोगोनैलिटी, फिर डाटा टाइप, फिर सिंटैक्स। ठीक, ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो है ना रीडेबिलिटी से रिलेवेंट है, राइटेबिलिटी के साथ एक्सप्रेसिबिलिटी, समझ आ रहा है? और इसमें भी सिंप्लिसिटी, ऑर्थोगोनैलिटी यहाँ पे भी सामने आ जाती है। ठीक, एक्सप्रेसिबिलिटी और सिंप्लिसिटी एंड ऑर्थोगोनैलिटी ये इन्होंने राइटेबिलिटी क्राइटेरिया में दिए हैं। हालांकि ये जितने भी है ऊपर, जितने ऊपर से जो आ रहे हैं ये राइटेबिलिटी में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आखिर में रिलायबिलिटी में इन्होंने जो लास्ट जो 9 करेक्टरिस्टिक्स थे उसमें जो लास्ट वन थे एक्सप्रेसिबिलिटी के बाद, वो इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। मिसाल के तौर पर टाइप चेकिंग, ठीक, एक्सेप्शन हैंडलिंग और इलियसिंग। ठीक, ये देखिए इलियसिंग मिसाल के तौर पर कोई क्लास है, बहुत लंबा क्लास है, मिसाल के तौर पर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं क्लासेस के, या फॉर एग्जांपल डेटाबेस प्रोग्रामिंग करते हैं, टेबल के लंबे लंबे नाम होते हैं या टेबल के कॉलम के लंबे लंबे नाम होते हैं। इसी तरह क्लासेस और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के लंबे चौड़े, और डेटा मेंबर जो मेंबर फंक्शन है उनके लंबे लंबे नाम होते हैं। तो इसके लिए हम जो प्रोग्रामिंग में जो आसान तरीका अपनाते हैं वो क्या है कि हर एक क्लास, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक डेटा टाइप, हर एक जो डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन हो या कॉलम हो टेबल का, उसको हम एक अल्टरनेटिव नाम देते हैं। ये मेरी वीडियो बार बार आप लोग देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इलियसिंग, इलियस, कॉलम इलियस, इन्हें छोटा सा नाम देते हैं ताकि हमें रिमेंबर हो किसी प्रोग्रामर को, और प्रोग्रामर को ही नहीं, यानी जो फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो टीम है, इवन जो कस्टमर है उसको भी अंदाजा हो, या जो इसको ट्रबल शूट करेगा, मेंटेन करेगा इस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को, उसको भी इजीली अंदाजा हो कि ये जो है ना ये क्या कह रहा है, और इस ये जो इसने इस्तेमाल किया है इसका क्या मतलब है। ओके, ये था लैंग्वेज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया थे, रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी और रिलायबिलिटी। इसके बाद हम कास्ट पे बहस करेंगे अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ तो। ठीक, कास्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये देखिए इस पे लंबा इन्होंने एक फॉर एग्जांपल एक नोट लिखा है। इसके बाद जो कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसके डिजाइन पे कौन कौन से इस तरह अवामिल है जो इस पे असर करते हैं। क्लियर, इस पे हम बहस करेंगे।
मैं जो है ना आप लोगों से फिर पूछूंगा, ठीक, और पूछूंगा इस बारे में कि एवेल्युएशन क्राइटेरिया, वो जो पेपर मैंने अलहदा सी वीडियो बनाई वो मैं आप लोगों से सुनूंगा। और आप लोग अगर इस तरह करें कि इसी डिजिटल लाइब्रेरी में एक पेपर ढूंढे और उसके स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट को वर्ड में पेस्ट करें और वो मेरे साथ फिर आप लोग शेयर कर सकते हैं, या मैं डायरेक्टली आप लोगों का स्क्रीन वहां पे शेयर करवाऊंगा कमिंग क्लास में, ठीक। रमज़ान भी है इंशाल्लाह, आराम आराम से इस तरह आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक। ये जो टॉपिक है इसमें हम जो इम्प्रूवमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इसकी जो इम्प्रूवमेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिज़ाइन पे, इस पर क्या क्या असरात है। दूसरा जो टॉपिक है यहाँ इसी चैप्टर में, वो प्रोग्रामिंग डिज़ाइन मेथडोलॉजीज, कि जो लैंग्वेजेस है उसको हम किस बेस पे हम डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से इस तरह मेथडोलॉजीज हैं, ठीक। और लैंग्वेज के कैटेगरीज, कौन कौन से कैटेगरीज है। एक तो हमने इम्प्लीमेंटेशन जो डोमेन है, जहाँ जहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक ये इन्होंने एक अलग सा टॉपिक लिखा है, ठीक। ये एक जो फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 1.6 है, इसमें इन्होंने लैंग्वेज और डिज़ाइन का ट्रेड ऑफ लिखा है। ट्रेड ऑफ मीन्स यानी बिजनेस, फॉर एग्जांपल कि लैंग्वेज की जो इम्प्रूवमेंट है इसका डिज़ाइन पे क्या असर हुआ, डिज़ाइन का इस तरह क्या क्या कितने मराहल से गुजरा, कितने चैलेंजेस थे हमारे साथ, और कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने कौन कौन से माइलस्टोन अचीव किए, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक है ये सेक्शन 1.6 फॉर एग्जांपल मेथडोलॉजी से रिलेवेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1.7 इम्प्लीमेंटेशन से रिलेवेंट है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है ना, कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कहाँ पे फॉर एग्जांपल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये कहाँ पे है, ठीक है ना, ये जो है ना इसमें जिक्र है। और पूरी हिस्ट्री को उन्होंने देखिए 1950s और 60s का लिखा है, ये पूरी हिस्ट्री को टेक इन अकाउंट करते हैं। ये कंपाइलेशन का इन्होंने बिल्कुल वो स्पाइरल प्रोसेस मॉडल आप लोगों को अगर याद हो, इसी तरह इन्होंने एक स्पायर बनाया है, ठीक। बेयर मशीन जो आपका कंप्यूटर मशीन है, और फिर मैक्रो इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर, इसके साथ ये देखिए मैक्रो इंस्ट्रक्शन, जाहिर बात है जो मशीन है इसके प्रोसेसर है, रजिस्टर्स है, उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके लिए एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक। और वो इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है और वो डायरेक्टली हार्डवेयर को टच करते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स का लेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेयर के बाद हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आप लोग ये इतने सारे कंपाइलर देखे, कंपाइलेशंस, ठीक। इन्होंने यस ये सर। याद रखे, यहाँ पे देखिए कंपाइलर के साथ इधर असेंबलर लिखा है। असेंबलर एक जुदा चीज है, ये याद रखिए, बाकी सारे कंपाइलर है। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड इंटरप्रेटर, ये जो है ना सारे कंपाइल होते हैं या इंटरप्रेट होते हैं, ठीक। एडा वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, आप लोगों को पता है, ज़्यादातर आजकल जावा है, डॉट नेट फ्रेमवर्क, सी शार्प वगैरह, और पाइथन का तो इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, ठीक। पाइथन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन याद रखिए ये पाइथन सी और सी प्लस प्लस का इस तरह एक डेरिवेटिव्स है, समझा ना, ये इसी को डेवलप किया गया है। लेकिन वो किसी बिल लेबॉर्ट्रीज की प्रोप्राइटरी थी सी और सी प्लस प्लस, वहाँ पे इन्होंने डेवलप किए थे। और पाइथन जो है ना ओपन है, पाइथन का कंपाइलर, इसका सोर्स कोड सब कुछ है, ये जो है ना फ्रीली अवेलेबल है। ये जो मेथडोलॉजीज है यहाँ तक आप लोग देख ले, इंशाल्लाह इस पे बहस करेंगे। मैं आपको लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, लेक्सिक क्या है, इस बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। असेंबलर्स है क्या है, असेंबलर और कंपाइलर में फ़र्क क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, ठीक। कुछ लैंग्वेजेस में गायब है, लिंकर क्या है, ठीक है ना। ये इस पे हम इंशाल्लाह बहस बहस करेंगे। इंटरप्रिटेशन, ये देखिए पेवर इंटरप्रिटेशन क्या है, कंपाइलेशन क्या है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। और इसमें कुछ चीज़ों को हम
इंशाल्लाह रियल डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किस किस्म की जो मेथडोलॉजीज का 1.6 सेक्शन है वहां तक आप लोग काइंडली कवर करें, ठीक, इससे आगे मत आए। आज के लिए बस इतना ही बहस है। कोई इस तरह क्वेश्चन हो आप लोगों की तरफ से? एनी क्वेश्चन? नो सर।